आदाब आप सबको। मैं रियाज अहमद, आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के पुरानी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा रहा है। और हम सब जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक शहरी अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता थी। और इस तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान में शहरीकरण या शहर का जो इतिहास है वो करीब करीब 4,500 साल पुराना है। तो उसी तरह से दिल्ली भी हमारी एक शहर है और इस दिल्ली का इतिहास भी बहुत पुराना है। दिल्ली के बारे में कहा जाता है, तारीख इतिहासकारों ने अपने इतिहास में दर्ज किया है कि ये करीब 14 अलग अलग हुक्मरानों के या राजवंशों की राजधानी रही है। और दिल्ली के हुक्मरानों ने, हमलावरों ने इसको लूटा, फिर दिल्ली के जो चाहने वालों ने इनको दोबारा से बसाया। और जहाँ तक दिल्ली के इतिहास का सवाल है तो बहुत सारे इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, बड़े बड़े इतिहासकारों ने इस पे किताबें लिखी हैं। और हम उर्दू ज़बान में भी देखते हैं कि उर्दू में ख़ास तौर से शायरी में भी उर्दू के इतिहास को उर्दू शायरों ने भी दर्ज किया है। तो अगर पूरे इतिहास को देखा जाए तो ख़ास तौर से 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की जो उर्दू का इतिहास है, जो दिल्ली का इतिहास है, वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी दौर में उर्दू भी एक भाषा के तौर पे फली फूली और उसके उर्दू में उर्दू शायरी में इस पे लिखा गया है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सैयदा सैयदन हमीद मौजूद हैं। हम सब डॉक्टर सैयदा सैयदन हमीद को जानते हैं, फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर रही हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर हैं और एक लेखिका हैं, वुमेन और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। तो हम सैयदा आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और इसके साथ ही मैं सैयदा आपा से जानना चाहूँगा कि हालांकि उनका ख़ानदान पानीपत का रहने वाला है, लेकिन उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो रही, चूँकि उनके वालिद जनाब ख्वाजा गुलाम सैयदन बड़े सरकारी ओहदे पे फायज थे। तो इसकी वजह से अलग अलग शहर, फिर पढ़ाई के दौरान स्कूलिंग सैयदा आपा आपकी दिल्ली में हुई, उसके बाद आप अमेरिका कनाडा में भी रहीं, लेकिन फिर आप आके वापस दिल्ली में बसी। तो दिल्ली की ऐसी क्या खास बात लगी आपको कि आपने दिल्ली को अपना एक तरह से कर्म भूमि के तौर पे चुना? देखिए, शुक्रिया रियाज। एक तो यह है कि इंसान की मिट्टी उसे खींचती है। तो अगर मैं सोचूं कि पैदा मैं कश्मीर में हुई, मेरा आबाई वतन जहाँ मैं कभी नहीं रही मगर मेरे बुजुर्ग वहाँ दफन हैं, वो है पानीपत जो अब हरियाणा में है। और जैसे आपने कहा, मैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी रही और पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, एक एक चप्पा चप्पा देखा हुआ है। पर दिल्ली ने मुझे अपनी तरफ खींचा और कोई नहीं सोच सकता था, जब मैं दिल्ली वापस आई बहुत बरसों के बाद विदेश से, तो कोई नहीं सोच सकता था कि मैं यहाँ आके और टिक जाऊंगी। कहते थे बस 5 साल तुम्हें देते हैं, उसके बाद तुम कभी नहीं यहाँ रुक नहीं पाओगी, बस वापस आ जाओगी। मगर मैं तो बहुत कुदरत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ बिल्कुल, जो भी तकलीफें दुख तो सबको ही होते हैं, मगर इस दिल्ली ने मुझे अपने एक तरह से वेलकम किया और दिल्ली ने मुझे वो दिया, वो वार्मथ दी और वो अपॉर्चुनिटीज दी जो शायद मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती थी। तो ये दिल्ली ही है, दिल्ली शुरू है और दिल्ली आखिर है। तो आप ये बताइए कि जैसे शायरी में अलग अलग शायरों ने लिखा है दिल्ली के बारे में, तो आप उस हवाले से थोड़ी बात अगर करें तो। हाँ, मैं बिल्कुल, वो बात मेरी बहुत दिलपसंद बात है जो आप मुझसे इस वक्त मुझसे पूछ रहे हैं। और वो ये है कि दिल्ली के बारे में शायरों ने क्या लिखा। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक दिल्ली का मरसिया पेश करना चाहती हूँ, जो कि मौलाना हाली ने लिखा। मौलाना हाली की मैं 5वीं जनरेशन हूँ, यानी वो मेरे परदादा के भी वालिद थे।
तो उन्होंने दिल्ली का मरसिया लिखा, जबकि 1857 में 1857 में जब दिल्ली तबाह हो गई, तो उन्होंने ये एक मरसिया लिखा जो इतना पुरदर्द मरसिया है, उसको मैं आपके सामने पढ़ूंगी भी, और जहां जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी एक्सप्लेन भी करूंगी। उसमें वो लिखते हैं, तस्किरा दिल्ली मरहूम का ए दोस्त न छेड़। तस्किरा कहते हैं कहानी। तस्किरा दिल्ली मरहूम का ए दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा तुझसे ये फसाना हरगिज। लेके दाग आएगा सीने पे यहाँ ए सैयाह, यानी जो यहाँ आएगा, जो ट्रैवलर आएगा, वो अपने सीने पे एक बोझ लेके आएगा, एक दाग लेके आएगा। लेके दाग आएगा सीने पे बहुत ए सैयाह, देख उस शहर की गलियों में न जाना हरगिज। गलियां तो तबाह हो चुकी थी, 1857 हो चुका था। फिर कहते हैं चप्पे, ये लाइन इतनी फेमस, ये इतना फेमस ये शेर हुआ है, और ये हर एक की जिंदगी में ये शेर आके एंड इट रेजोनेट्स विद एवरीबॉडीज लाइफ, कि चप्पे चप्पे पे हैं या गौहरे यकता तहे खाक। उसका मतलब यह है कि हर चप्पे चप्पे पे एक ऐसा नायाब जेम है जो उस खाक के नीचे सो रहा है। यानी हमारे इतने प्रेशियस और इतने अजीज जो थे, बड़े बड़े पर्सनालिटीज, वो यहाँ खाक में दफन हैं। चप्पे चप्पे पे हैं या गौहरे यकता तहे खाक, दफन होगा न कहीं ऐसा खजाना हरगिज। ये तो बिल्कुल समझ में आ गई बात। फिर कहते हैं कि गालिबो शेफ्तो मोमिनो आजुर्दा के बाद, अब ये 4 शायर हैं, गालिब हैं, शेफ्ता है, मोमिन है और आजुर्दा है। ये बहुत बड़े शायर उनके जमाने के थे, हाली से पहले के, और गालिब तो हाली साहब के उस्ताद ही थे। तो गालिबो शेफ्तो मोमिनो आजुर्दा के बाद, शेर का नाम न लेगा कोई दाना हरगिज। यानी इन्होंने जो शेर कहे उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी शेर कहने की, और ये भी यहाँ खाक में दफन है। गालिबो शेफ्तो मोमिनो आजुर्दा के बाद, शेर का नाम न लेगा कोई दाना हरगिज। और फिर कहते हैं, कभी ए इल्म हुनर, कभी ए इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली। कभी ए इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली, हमको तो भूले हो घर भूल न जाना हरगिज। हमको तो भूले हो घर भूल न जाना हरगिज। और फिर कहते हैं, सोहबतें अगली मुसव्विर तुझे याद आएंगी। हम सब की जिंदगी में है कि जो जाने वाले हैं उनकी दोस्ती, उनका साथ याद आता है। तो कहते हैं, सोहबतें अगली मुसव्विर तुझे याद आएंगी, कोई दिलचस्प मुरक्का न सुनाना हरगिज। कोई ऐसा किस्सा न सुनाना कि हमारे आंखों में आंसू आ जाए और हम अपने जाने जो लोग चले गए हैं उनको हम याद करें। और आखिर बहुत अच्छा शेर है आखिर का, और कहते हैं, रात आखिर हुई और बज़्म हुई ज़ेरो ज़बर। अब ज़ेरो ज़बर का मतलब समझिए, ज़ेरो ज़बर मीन्स अप एंड डाउन। तो कहते हैं रात आखिर हुई और बज़्म हुई ज़ेरो ज़बर, यानी रात खत्म हो गई और बज़्म जो थी वो ऊपर नीचे होकर खत्म हो गई। रात आखिर हुई और बज़्म हुई ज़ेरो ज़बर, अब न देखेंगे कभी लुत्फ़े शबाना हरगिज। यानी अब हमको ये रात का जो मजा है ये नहीं आएगा, बस खत्म हो गई रात। तो ये है मौलाना हाली का, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का दिल्ली का मरसिया। तो आपने हाली साहब के बारे में बताया कि वो आप उनके ही मतलब खानदान से हैं। मैं हाली साहब के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगा यहाँ कि हाली साहब ने एक दिल्ली के मरसिया के अलावा उन्होंने विमेन रिफॉर्म के ऊपर या महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी उनका ध्यान था। उन्होंने चुप की दाद और मुनाजाते बेवा लिखे, फिर मुसद्दस उन्होंने लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो मुसद्दस उन्होंने लिखा तो उन्होंने सीधा उसकी रॉयल्टी लेने से मना कर दी।
कहा कि ये किताब हमने जो लिखी है वो मतलब एक रिफॉर्म लाने के लिए या पुनर्जागरण रिनेसांस लाने के लिए लिखा है, ये रॉयल्टी के लिए नहीं लिखी है। तो इस बात को और आगे बढ़ाते हुए हम सईदा आपा से गुजारिश करेंगे कि और अगर कोई शोरा हो जिन्होंने दिल्ली के बारे में लिखी है तो वो बताइए। लेकिन उससे पहले आप एक चीज ये बताइए कि आपने अभी इल्मो जो फन और नॉलेज की दिल्ली थी, तो आपका खानदानी ताल्लुक भी रहा है दिल्ली से, आपके वालिद भी रहे हैं यहाँ दिल्ली में। तो जो पहले की दिल्ली थी और आज की दिल्ली में जो एक लिटरेरी माहौल था, उसमें आप क्या बदलाव देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में बदलाव आया है, एक तो ये है कि बहुत बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में हम दाखिल हो गए हैं। और अब तो जब से ये कोविड-19 है, तब से तो हमारी बहुत डिपेंडेंसी हो गई है इंटरनेट पे। हम ज़ूम पे हर चीज़ करते हैं, हमारी पूरी दुनिया वर्चुअल दुनिया हो गई है। तो एक तरह से हमें फोर्स कर दिया गया है। मगर उससे पहले भी हम ये जो पूरा जो इंटरनेट रेवोल्यूशन था, उसमें वो हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हावी हो गया है। पहले की दिल्ली जो थी, मेरे ख्याल में ज़्यादा ग्रेशियस दिल्ली थी, थोड़ी सी स्लो पेस थी। गर्मियों का लुत्फ, जाड़ों का लुत्फ, बरसात का लुत्फ। अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गर्मियां हैं तो एसी चल रहा है, सर्दियां हैं तो सेंट्रल हीटिंग चल रही है, बरसात का तो कुछ कहना ही नहीं है। मतलब पूरा जो जिंदगी को रुचि से एंजॉय करना था, हम लोग, वो दिल्ली वालों का खास चीज थी, वो अब भूल चुके हैं और अब नहीं है। दूसरी चीज, ये दिल्ली के जो पकवान थे, अब दे हैव बिकम लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शंस। मतलब उसमें जो एक रेस थी, वो अब नजर ही नहीं आती। तो बहुत से फास्ट फूड्स जो हैं, वो ज्यादातर प्रेफरेंशियल फास्ट फूड्स के प्रेफरेंस है। और अगर ये पकवानों का है तो फिर ये है कि हाँ भाई, ये नीश में इट्स अ काइंड ऑफ अ नीश प्रीऑक्यूपेशन। तो ये सारी चीजें, एक पेस और एक ग्रेस और एक डिग्निटी, वो बहुत ही कम अब देखते हैं पिछले जमाने में। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो आपके नॉस्टैल्जिया है, सब मेरी उम्र के लोग सोचते हैं कि पिछला जमाना बेहतर था। ये सही हो सकता है कि ये भी सही हो, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। तो आप कुछ और शोरा हो दिल्ली के बारे में शायरी हो तो आप वो भी बताएं। हाँ, मुझे दिल्ली के बारे में एक बहुत अच्छी एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है कि मीर तकी मीर जो दिल्ली के शायर थे, जो दिल्ली में उनका समझिए सारी शायरी का जो दारोमदार था वो दिल्ली था। उन्होंने ये लिखा है, अब ये भी आप देखिए, दिल्ली, ये भी एक दिल्ली का मरसिया है, मगर हाल ही की तरह नहीं है, ये और है। और वो पूछते हैं, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, यानी पूरब से आने वालों, क्या पूछते हो कि तुम लोग क्या करते हो, क्या तुम्हारा रोजी रोटी है, क्या ये पुरानी टकसाली जबान है, ये एक तरह से बड़ी स्वीट जबान है, ये कान को अच्छी लगती है। क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। मतलब हम दिल्ली में जो हैं, हम तो गरीब हो गए ना, हम पे तो 1857 गुजर गया है। तो क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हर दिल्ली वाले को आनी चाहिए। दिल्ली क्या शहर था, जो पूरी दुनिया में एक चॉइस सिटी थी। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। यहाँ जो लोग आते थे रोजगार के लिए आते थे, रोजी पाते थे, रोटी पाते थे, नौकरी पाते थे। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। और क्या हुआ, अब ये हुआ कि जिसको फलक ने लूट के
वीरान कर दिया, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो उजड़ा दयार है, जैसे गालिब ने कहा कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार। तो वो तो एक जनरल उजड़ा दयार कह रहे हैं, और मीर साहब कह रहे हैं कि दिल्ली जिसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। आपा जैसे खास तौर से पार्टीशन के बाद जो दिल्ली की आबादी थी, पॉपुलेशन, उसमें एक बड़ा चेंज हुआ। जैसे उस वक्त कहते हैं ऐसा कि 30% जो आबादी थी वो ट्रांसफर होकर पाकिस्तान चली गई, या वहां से दूसरे 30% लोग आके उसको ऑक्युपाई किए। तो उस वक्त से एक भाषाई जो है जबान का और तहजीब का कुछ बदलाव आया। तो आप ये जो जबान में या तहजीब में जो बदलाव आया, तो चूंकि आप यहाँ क्लोजली इसको वॉच आपने किया होगा, उस मतलब हिसाब से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो उसके बारे में थोड़ी सी आप उस पर रोशनी डालें। बहुत इतना बदलाव आया। अभी मैं एक कुछ पढ़ रही थी कि उस जमाने के बहुत ही बहुत बड़ा खानदान था उस जमाने में। एक बिजनेस हाउस था, बड़ा बिजनेस हाउस था। तो उन्होंने उसके जो बानी थे, उन्होंने अपने बेटे को तालीम दिलवाई। तो उस वहाँ जो मैं इस वक्त जिसका रेफरेंस दे रही हूँ, जो फर्क पड़ा है वो ये है कि बेटे को खास तौर से खत लिखा कि मेरे बेटे को उर्दू और फारसी फलाने पढ़ाएं। और वो एक हिंदू जैन परिवार था, तो एक हिंदू जैन परिवार के लिए उर्दू और फारसी, और बहुत अमीर खानदान था, कि उनके लिए, उनके बेटे को उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रखा। और वो ट्यूटर कौन था? वो भी एक हिंदू था। यानी ये जबान जो है वो सबकी जबान है। यानी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों की जबान है, एक हिंदू जैन बच्चे को एक हिंदू पंडित उर्दू फारसी पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक सोचने की चीज है कि एक तो वो कल्चरल डिफरेंस है कि अब उर्दू तो कोई बोलता भी नहीं, सीखता भी नहीं। अब एक तरह से नई इंटरेस्ट शुरू हुई है, और हो सकता है कि ये बहुत बढ़ जाए ये इंटरेस्ट। तो ये एक, और दूसरे बहुत मिक्स्ड जबान बोलने लगे हैं। आप देखते हैं ना कि अगर आपको व्हाट्सएप और ये सब जो आते हैं सोशल मीडिया पे, अब लोगों ने लफ्ज को स्पेल करना ही छोड़ दिया है। अगर कुछ शब्द को लिखना चाहे तो उसका 1-2 अल्फाबेट लिख के खत्म कर देते हैं, और अक्सर उस शब्द को अंग्रेजी अल्फाबेट में हिंदी या उर्दू लिखते हैं, और उसको भी बहुत ही शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। ये भी फर्क पड़ गया है। और प्योरिटी ऑफ जबान का तो कोई सवाल ही नहीं रहा है कि कोई प्योर जबान बोल। और प्योर तो खैर वैसे भी नहीं, मिली जुली जबान सबसे प्यारी जबान है। तो ये तो एक चीज है। और उसके अलावा ये कि जो आपने कहा था द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशंस जो हुआ था, उससे एक तरह से बहुत एक ट्रॉमेटिक भी था, और उससे एक रिचनेस भी आई, क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्ट पंजाब से आके यहाँ बस गए। तो उससे एक कल्चरल डेप्थ आई, कल्चरल रिचनेस आई। तो बदल गया। मगर ये नहीं कह सकते कि मतलब ये कि ठीक, ये भी एक एवोल्यूशन का हिस्सा है, इसलिए हम उस पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकते। तो आप अगर कुछ और आप एक शेर अगर पढ़े किसी शायर का। जी, एक और इनका अकबर इलाहाबादी जो बड़े मजेदार लिखते थे और बड़ा कैंडिड लिखते थे, उन्होंने एक लंबी सी नज्म लिखी, दिल्ली दरबार। और हमारे एक बुजुर्ग थे, वो मिसेस गांधी के बहुत नजदीक थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे थे, जो बादशाह खान कहलाते हैं, फ्रंटियर गांधी। उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। वो मुझे हमेशा ये सुनाया करते थे, और आज मुझे रियाज ने भी ये सुनाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए ये रिवाइव हो गई। अकबर इलाहाबादी की ये नज्म है, जलवाए दरबारे दिल्ली। मतलब वो जो दिल्ली दरबार लगा था उस जमाने की लिखी हुई है, कि गांव से वो आए या छोटे कस्बे से आए। अकबर इलाहाबादी तो खैर इलाहाबाद से नहीं आए होंगे, छोटी जगह से आए होंगे। तो क्या देखा
उन्होंने क्या देखा, एक अजीब सी दुनिया देखी, दिल्ली की दुनिया, यहाँ गवर्नर जनरल की खैर मतलब कैलकाटा तो राजधानी थी, मगर दिल्ली में बहुत जबरदस्त पॉम्पस और शान और शौकत थी। तो ये लिखा उन्होंने, सर में शौक का सौदा देखा, सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने जा देखा। सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। अब ये सिंपल जबान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अच्छे अच्छों को भटका देखा, भीड़ में खाते झटका देखा, मुंह को अगरचे लटका देखा, दिल दिल दरबार में अटका देखा। और फिर और लंबी लंबी चलती है। और फिर कहते हैं कि अब लोग जो है वो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हलवा खाता है, कोई चने खाता है। एक का हिस्सा मन्नो सलवा होता है जो आसमान से पकवान उतरता है। एक का हिस्सा मन्नो सलवा, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा, एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, मेरा हिस्सा दूर का जलवा। कोई कोई हलवा खा रहा है, कोई मन्नो सलवा खा रहा है, कोई बलवे में है, कोई भीड़ में है, और मैं दूर से देख रहा हूँ। तो ये अकबर अलाहाबादी का है। और आखिर में ये बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं, ये मीर तकी मीर की लाइनें हैं। और क्या कहते हैं कि दिल्ली के न थे कूचे और राके दिल्ली के गली कूचों की तारीफ कर रहे हैं कि दिल्ली के गली कूचे क्या थे। दिल्ली के न थे कूचे और राके मुसव्विर थे। मतलब ये ऐसा लगता था कि दिल्ली के गली कूचे एक आर्टिस्ट की स्क्रैप बुक है। दिल्ली के न थे कूचे और राके मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। यानी ये कहते हैं कि इतने सुंदर चेहरे थे दिल्ली के कि ऐसा लगता था कि दिल्ली एक स्केच बुक है और उसमें जो चेहरा नजर आता था वो सुंदर। तो फिर सुनिए, दिल्ली के न थे कूचे और आंखें मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। अच्छा आपा, जैसे आज के जो दुनिया के अलग अलग मजाहिब हैं उनके बीच में जिस तरह का एक तनाव है, या इवन एक ही मजहब के मानने वाले, मतलब इंटर रिलीजन और इंट्रा रिलीजन जिस तरह से एक तनाव आया है, तो इस दौर में खास तौर से सूफिज्म का और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और जैसा कि आपसे बात हो रही थी, आपने मुझे एक बार बताया भी कि अभी रूमी को काफी यूरोप में, अमेरिका में उनको पढ़ा जा रहा है। तो आपने सरमद शहीद की किताब का ट्रांसलेशन उर्दू में और इंग्लिश में किया है। तो सरमद शहीद हम सब जानते हैं कि वो दिल्ली के थे और औरंगजेब के वक्त में उनको शहीद कर दिया गया था ब्लास्फेमी के इल्जाम में। तो आप उस हवाले से दिल्ली का जो एक सूफी का यहाँ जो एक मरकज था, और भी दूसरे यहाँ पे सूफी हैं जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बख्तियार काकी, तो आप उस हवाले से एक दिल्ली का जो सूफियाना माहौल था वो, और जो गंगा जमनी तहजीब में दिल्ली का जो हिस्सा है उसको मजबूत करने में हिंदुस्तान में, उस हवाले से अगर आप थोड़ी बात करें। हाँ, बस इसमें ये है कि सबसे ज्यादा जो दिल्ली वाले जानते हैं और जो जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो है फूल वालों की सैर। तो फूल वालों की सैर में एक तरह से हिंदू मुस्लिम जो एक गंगा जमनी तहजीब है उसका एक प्रतीक है। तो उसमें हिंदू जो हैं वो हजरत बख्तियार काकी के मज़ार पे पंखा चढ़ाते हैं, और सॉरी मुसलमान जो है वो हजरत बख्तियार काकी के मज़ार पे पंखा चढ़ाते हैं, और हिंदू जो है वो जोग माया के मंदिर में जाके वहाँ आरती करते हैं, उसको सजाते हैं। और बादशाह सलामत ने ये हुक्म दिया था कि जब ये हो, ये फूल वालों की सैर हो, क्योंकि उस जमाने में मुगल बादशाह का दौरा था, तो जब ये सैर हो उसमें मेरे हिंदू और मुसलमान अवाम दोनों शरीक हों। यानी बख्तियार काकी के यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों जाएं और जोग माया के मंदिर में हिंदू मुसलमान दोनों जाएं। तो ये एक ऐसी तकरीब थी कि जिसमें एक तरह से पूरा जब जुलूस निकलता था तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये उनके लिए एक
बहुत बड़ा आपस में एक दोस्ती और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का ये बहुत बड़ा ओकेजन था। और जहाँ तक निजामुद्दीन औलिया का सवाल है, वो तो दिल्ली वालों के लिए तो वो एक ऐसी है कि वहाँ अब आज भी, जबकि आपने कहा कि इतने डिफरेंसेस हो गए हैं और इतनी पोलैरिटीज हो गई हैं, मगर आज भी अगर आप निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में जाएं तो आप देखेंगे कि दोनों मजहब के लोग, और सिख और क्रिश्चियन, मतलब कोई भी मजहब का जो होता है वो वहां उनकी दरगाह पे जाता है। क्यों? ये आखिरी बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि जब एक बार हजरत अमीर खुसरो, जो उनके बहुत ही अजीज डिसाइपल थे, जो उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे, वो लोग एक जमुना के किनारे बैठे हुए थे, तो देखा कि कोई आरती कर रहा है, कोई वजू कर रहा है। तो हजरत अमीर खुसरो ने उनसे कहा, निजामुद्दीन से कहा, देखिए देखिए उधर वजू हो रहा है, इधर आरती हो रही है, ये देखिए जमुना के किनारे। तो निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा, हर कौम राहे दीने व क़िबला का है, यानी हर कौम का रास्ता अलग अलग है, हर एक का दीन अलग अलग है, हर एक के रास्ते अलग अलग हैं, मगर सब कौमों को साथ साथ रहना है। तो यही सबसे बड़ी है कि आज भी लोग मन्नत, मुराद, दुआ, कोई भी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए वहां जाते हैं, उर्स में शरीक होते हैं, धागा बांधते हैं, जो भी जिसका फेथ हो। तो ये एक पॉपुलर कल्चर की बात है। जी आपा, तो ये जो फूल वालों की सैर के बारे में आपने बताया, ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 1962 में इसको दोबारा से फिर से रिवाइव किया। तो इस वक्त मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस जवाहरलाल नेहरू को अभी टारगेट किया जा रहा है, उनकी कुर्बानी को भूल रहे हैं, तो अभी हम लोग अगर याद करें तो ज्यादा अच्छा हाँ रहेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। हर तरह से उन्होंने उनका तो जिंदगी का मकसद, एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि इस मुल्क को बिखरने न दें। और आपको ने ये भी उन्होंने हर तरह से हिंदू मुसलमानों के लिए, वो उनकी आपस में उनको मिलाने के लिए, वो और मौलाना आजाद और महात्मा गांधी और जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, बादशाह खान, सब उसके लिए खड़े थे। और ये तो एक जाना माना किस्सा है कि जब 1947 में, जब वो अब उस जमाने में सिक्योरिटी तो होती नहीं थी, तो एक एक गाड़ी में वो बैठे थे, उनके साथ एक सिक्योरिटी का था और कोई भी नहीं था, एक ड्राइवर था और एक शायद सिक्योरिटी का भी नहीं था। तो भोगल से गुजरे तो एकदम से कहा, रुको 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 गाड़ी। मालूम हुआ कि एक हिंदू फसादी जो थे, मॉरॉडर्स जो थे, वो मुसलमान की दुकान की तरफ दौड़ रहे थे। तो ये भी लाठी लेके उनके पीछे दौड़ पड़े। ये नहीं सोचा कि सिक्योरिटी का कोई लाठी लेके, और एकदम से उन्होंने कहा, देखो मैं लाठियों से मारूंगा अगर तुम, यानी इतना उनमें एक तरह से जज्बा था। कोई सेंस नहीं था कि अब आजकल आप समझ सकते हैं कोई लीडर अव्वल तो 50 सिक्योरिटी और 50 आर्म्ड कांस्टेबल्स के बगैर कहीं जाएंगे, रास्ता रोकेंगे, दुकानें बंद होंगी, उनके कैवलकेड जाएगा। तो दिस वाज, अब जो भी है जमाना कुछ और है, बहरहाल थिंग्स विल चेंज। तो अब आखिरी सवाल आपसे कि दिल्ली की जो सिविक बॉडी है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में दिया था कि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है, आबादी है, उसकी 49% जो है वो स्लम में रहती है। तो इसके बारे में चूंकि आप प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रही हैं, तो ये जो दिल्ली का पूरा ये मतलब एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए या यहाँ का जो निज़ाम है, और ये आज दूसरी कि हम लोग, ये तो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, चूंकि बाहर से माइग्रेशन भी एक मतलब बड़े भारी संख्या में यहाँ पे हुआ है। तो चूंकि अक्सर हम इसको एक पॉलिटिकल इशू बना के लोग उस पर कमेंट करके कि इसकी वजह से बढ़ रही आबादी है, लेकिन यहाँ पे आप एज ए जब प्लानिंग कमीशन में आप मेंबर थी तो आपने इसको बहुत क्लोजली देखा होगा, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी अगर बात करें तो। जब अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, तो अब अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने ये कहा था कि एक स्कीम उन्होंने प्रपोज की थी, पूरा PURA, जिसका मतलब था प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज।
मतलब ये कि अगर हम अपने रूरल एरियाज में इस तरह की एम्यूनिटीज ले आए तो इतना जबरदस्त जो आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन होता है और अर्बनाइजेशन के जो मसाइल होते हैं वो उससे कुछ ना कुछ छुटकारा मिल सके। ये कभी कामयाब नहीं हुई, कभी हमने अपने रूरल एरियाज में हमने कभी उनको ये इस तरह के अपॉर्चुनिटीज नहीं दी कि वो अपने पलायन करके न जाएं, और गांव जो है वो खाली होते चले जा रहे हैं और सिटीज जो है वो अर्बन स्लम्स बनती चली जा रही है। तो ये तो एक बहुत जबरदस्त और भारी मसला है, क्योंकि एक मतलब सहनशीलता की कैपेसिटी एक शहर की कितनी है, एम्यूनिटीज कितनी है, ड्रेन क्या है, पानी क्या है, बिजली क्या है। अगर पॉपुलेशन का यलगार होता रहा और उसका कोई किसी किस्म का उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ तो फट पड़ेंगी, और ये इसी वजह से स्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर डिस्पैरिटीज बढ़ती चली जा रही हैं। अब हम एक मकान में रहते हैं, हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, कल को लोग आके बैठ जाएंगे, कहेंगे कि क्यों डिस्पैरिटीज में हम क्यों इस गुर्बत में और इस तकलीफ में रहें, और क्यों कुछ लोग इस कंफर्ट में रहें। तो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में भी और लोगों के इंटरेस्ट में भी इसका समाधान होना चाहिए। बहुत सारी स्कीम्स बनी हैं कि उनके लिए मकान बने, उनके लिए ड्रेनेज हो, उसके लिए हो, एम्यूनिटीज हो, बट इतनी जबरदस्त प्रेशर है और बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी तो पलायन करके बहुत से लोग चले गए हैं, मगर अब धीरे धीरे वापस आएंगे। तो उसकी जो एक कैपेसिटी कैसे उसकी बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ा सकते हैं, एक फाइनाइट चीज है ना, उसको कहाँ तक एक्सपैंड किया जाए। बेडरूम कम्युनिटीज बनाई जाए कि जहाँ से लोग आके और एक मेट्रो सिटी में जहाँ वो काम करें। तो इसके लिए तो हमने भी कोशिश की, बहुत सी स्कीम्स बनाई, मगर ये प्रॉब्लम जब तक हम रूरल एरियाज में वो नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से लोग पलायन ना करें, तो इट विल बी गुड फॉर द रूरल एरियाज एंड गुड फॉर द ऑल्सो फॉर द अर्बन मेट्रोज। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आप जुड़ी। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि कोई अगर एक आध शेर अगर हो जाए दिल्ली के ऊपर या ऐसे, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, मैंने तो अपना सारा जितने मुझे शेर आते थे आपके सामने मैंने कर दिए। बहरहाल आप कहते हैं तो एक मेरे पास ये इनका शेर है जो जानिसार अख्तर है। जानिसार अख्तर साहब जो उनके जावेद अख्तर साहब के वालिद, और हम जावेद अख्तर को जानते हैं पर जानिसार की तो उनको हम नहीं जानते, जानना चाहिए। वो जानिसार अख्तर साहब ने कहा है, दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनक, दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा। मैं तो अपना सर झुकाए हुए जा रहा हूँ, कहाँ चली गई तेरी रौनकें, मैं तो देखना भी नहीं चाहता तेरी गलियों को। एक शायर का तखय्युल है, मगर क्या पता दिल्ली का वो ग्लोरी फिर वापस आ जाए। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू आपा।